आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। इसमें 4 बातें देखनी है। सबसे पहले अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है, क्रांति के कितने प्रकार हैं, क्रांतियों के क्या कारण हैं और उसके बाद में क्रांतियों को रोकने के उपाय। तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ। अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में क्रांति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के अनुसार संविधान में प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति की परिभाषा क्या है कि अरस्तु के अनुसार संविधान में प्रत्येक छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। अब हैं क्रांतियों के प्रकार। तो पहला प्रकार है पूर्ण या आंशिक क्रांति। जब राज्य के संपूर्ण संविधान में परिवर्तन किया जाए तो वह पूर्ण क्रांति कही जाती है, और यदि संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तन किया जाए तो वह आंशिक क्रांति कहलाती है। दूसरी है रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। यदि सशस्त्र विद्रोह द्वारा रक्तपात करके शासन या संविधान में परिवर्तन किया जाए तो यह रक्तपूर्ण क्रांति कहलाती है, और यदि यह परिवर्तन बिना रक्त बहाए हो जाए तो यह रक्तहीन क्रांति कहलाती है। तीसरा प्रकार है व्यक्तिक और अव्यक्तिक क्रांति। यदि क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति से शासन छीनकर संविधान में परिवर्तन करना हो तो वह व्यक्तिक क्रांति कहलाती है, और यदि क्रांति का उद्देश्य बिना राजनीतिक शक्ति छीने संविधान में परिवर्तन करना हो तो वह अव्यक्तिक क्रांति कहलाती है। चौथा है जनतंत्रीय या धनिक तंत्रीय क्रांति। यदि राज्य में निर्धन व्यक्ति धनी शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके जनतंत्रीय शासन की स्थापना कर लेते हैं तो वह जनतंत्रीय क्रांति कहलाती है, और यदि राज्य के धनी व्यक्ति विद्रोह करके शासन स्थापित कर लेते हैं तो वह धनिक तंत्रीय क्रांति कहलाती है। पांचवा प्रकार है वैचारिक क्रांति। जब राज्य में कुछ व्यक्ति अपने भाषण द्वारा राज्य में क्रांति ला दें तो इसे वैचारिक क्रांति कहा जाता है। अब उसके बाद में है क्रांतियों के कारण। तो पहला कारण है न्याय अन्याय की भावना। यदि राज्य की जनता में अन्याय की भावना उत्पन्न हो जाए तो वह विद्रोह को जन्म दे सकती है। इस भावना के उदय के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अपमान, संपत्ति व राजकीय पदों का अनुचित वितरण। क्रांति का दूसरा कारण है समानता असमानता की भावना। अरस्तु का मानना है कि क्रांति का कारण सदैव असमानता में मिलता है, क्योंकि मनुष्यों में तुलना करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरों की तुलना में संपत्ति व अधिकार कम होने पर असंतोष उत्पन्न होता है, और यह असंतोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लेता है। क्रांति का तीसरा कारण है शासकों का लालच। जब राज्य के शासनाधिकारी श्रेष्ठ व्यवहार नहीं करते हैं और सार्वजनिक संपत्ति हथियाने में लग जाते हैं और भ्रष्ट साधनों को अपना लेते हैं तो जनता उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती है और क्रांति का जन्म होता है। क्रांति का चौथा कारण है मध्यम वर्ग का अभाव। जब राज्य धनी व निर्धन दो वर्गों में बट जाता है और उनमें संतुलन बनाने वाले मध्यम वर्ग का अभाव हो जाता है तो भी क्रांति उत्पन्न हो जाती है। पांचवा कारण है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। जब शासन में अयोग्य व्यक्तियों की भूमिका प्रभावी हो जाती है तो वहाँ भी क्रांति हो जाती है। क्रांति का छठा कारण है आर्थिक असंतुलन। जब समाज में अमीर व गरीब व्यक्तियों के बीच गंभीर आर्थिक विषमता उत्पन्न होती है तो भी क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। अब है क्रांतियों को रोकने के उपाय। तो पहला उपाय है संविधान व विधि में आस्था। शासक व जनता दोनों ही संविधान में आस्था रखें तथा विधियों का पालन करें तो क्रांति की संभावना को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है शासकों द्वारा धोखाधड़ी का त्याग। धोखाधड़ी द्वारा कुछ समय के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अतः यदि शासकों द्वारा धोखाधड़ी का त्याग कर दिया जाए तो क्रांतियों को रोका जा सकता है। क्रांति को रोकने का तीसरा उपाय है राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था।
अरस्तू का कहना है कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों को बुरी आदतों से बचाना चाहिए, क्रांतियों से होने वाली हानियों के बारे में जनता को अवगत कराना चाहिए और संविधान में आस्था उत्पन्न करनी चाहिए। छठा उपाय है अधिकारियों का कार्यकाल कम हो। यदि अधिकारियों का कार्यकाल लंबा होगा तो वे अधिक समय तक अनुचित तरीकों से धन प्राप्त करेंगे और जनता असंतुष्ट होकर विद्रोह कर देगी। अतः अधिकारियों का कार्यकाल छोटा होना चाहिए और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। तो ये हो गए अरस्तू के क्रांति संबंधी विचार।